क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन में आपको दिया है यूजिंग द फॉर्मूला एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये जो फॉर्मूला होता है आपके पास, और ये फॉर्मूला है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, शो दैट द एसआई यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी एंड परमिएबिलिटी कांस्टेंट म्यू नॉट may be written as Newton meter per ampere और Newton ampere raised to the power -2 respectively। तो हमें बेसिकली बताना है कि इन फॉर्मूले का इस्तेमाल करके मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट और मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का एसआई यूनिट। तो आप देख सकते हैं बेटा, ये जो आपके पास इस फॉर्मूले से लिख सकते हैं B इज इक्वल्स टू F अपॉन Q इंटू V। इनके बीच में कुछ एंगल होगा तो यहाँ पे साइन थीटा भी लिख सकते हैं। तो साइन थीटा का तो कोई यूनिट होता नहीं है, बिकॉज ये बस एक रेशियो है किसी राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स का, तो इसका कोई यूनिट नहीं है। फोर्स का यूनिट कितना होता है? न्यूटन। चार्ज का कितना होता है? कूलम। चार्ज का होता है कूलम, और कूलम को क्या लिख सकते हैं आप? कूलम को क्या लिख सकते हैं? करंट इनटू टाइम, यानी कि एम्पियर इनटू टाइम सेकंड, एम्पियर इनटू सेकंड इसे लिखा जा सकता है। और ये स्पीड है, और स्पीड को लिख सकता हूं मैं मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड लिख सकता हूं इसको। तो सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हो गया, और आपको यहां से मिल जाता है न्यूटन मीटर इनवर्स एम्पियर इनवर्स। तो ये आपको यहां पे मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट आपको ये मिल जाता है। ठीक, अब इसके बाद बात करते हैं, ये न्यूटन एम इनवर्स होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड बी पर। दोबारा चेक कर लेते हैं, बी इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू वी साइन थीटा। सो फोर्स न्यूटन में लिख दिया मैंने, चार्ज को लिख दिया मैंने एम्पियर, और सेकंड में करंट इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज को लिख सकता हूं करंट इनटू टाइम, चार्ज को लिख दिया मैंने करंट इनटू टाइम, एम्पियर इनटू सेकंड, और स्पीड को लिख दिया मैंने मीटर अपॉन सेकंड। तो सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, ये एम्पियर और मीटर बचा आपके पास, बिल्कुल सही लिखा है। और उसके बाद बात करते हैं कि हमें म्यू नॉट के बारे में बताना है। देखिए बेटा, ये जो 2 पाई है इसका कोई भी यूनिट नहीं है, और मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट आप देख ही चुके हैं कितना है, न्यूटन, और पर डिवाइड में मीटर और एम्पियर, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे आप आर विच इज मीटर, और आपको मिल जाएगा यहाँ पे म्यू नॉट इंटू आई। म्यू नॉट का मतलब इसका यूनिट हमें निकालना ही है, और आई को डिवाइड कर दीजिए एम्पियर से एम चला गया, और आपको यहाँ से मिल जाता है कि म्यू नॉट का यूनिट क्या आ जाएगा बेटा? न्यूटन एम्पियर की पावर -2। तो ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, आगे चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि करंट 10 एम्पियर स्टैब्लिश्ड है एक लॉन्ग वायर में जो पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ रखा हुआ है। वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट 1 मीटर, 0,0। तो पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं, और मैं इसको मान लेता हूं ये x है, इसको मान लेता हूं y, और इसको मान लेता हूं z। देखिए, कभी कभी क्वेश्चन 3D में होता है, तो जरूरी नहीं है कि आप यही वाला कन्वेंशन माने कि ये x है, ये y है, ये z है ना। आप इसको इसके साथ एक्सपेरिमेंट करते रहिए। आप किसी को भी x मान सकते हैं, किसी को भी y मान सकते हैं, किसी को भी z मान सकते हैं, पर आपको ध्यान ये रखना है कि x क्रॉस y जो है z के बराबर होना चाहिए। यानी मैं x से y की तरफ अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करूंगा तो z की तरफ आनी चाहिए। इस रूल का ख्याल रखते हुए आप x y z को अलग अलग तरीके से ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिया, इसको x एक्सिस मान लिया, इसको y एक्सिस मान लिया, इसको z एक्सिस मान लिया। अब जो वायर हमारा रखा हुआ है, जिसमें करंट कैरी कर रहा है, वो करंट कैरिंग वायर z एक्सिस के अलोंग है, पॉजिटिव z एक्सिस के अलोंग जो है उसमें करंट जा रहा है, इनफाइनाइट वायर है, और आपको निकालना है 1,0,0, यानी x एक्सिस पे एक पॉइंट है ये, जिसकी दूरी 1 मीटर के बराबर है। तो इस वायर की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? एक स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है, तो अपना राइट हैंड का जो ये पूरा पाम है इसको इस तरीके से बना लेंगे। करंट की डायरेक्शन में जो है आप अपना फिंगर जो है रखेंगे, और जो आपका ये वाला जो पार्ट है, जो लाइटर पार्ट है, मेरे केस में लाइटर है, ये डार्क है, तो इस लाइटर पार्ट की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो यदि आप देखें कि ये z एक्सिस की तरफ जो है अपना थंब है, तो इस डायरेक्शन में आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और ये डायरेक्शन कौन सी है? y एक्सिस। तो मैं कह सकता हूं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो y एक्सिस की तरफ होगा, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i बाई r। एक इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, r इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस
between the wire and that point, 1 meter. So mu naught upon 4 pi is 10 to the power minus 7 into 2 into 10 divided by r. r कितना है 1, तो आपको मिल जाएगा 20 into 10 to the power minus 7 या 2 into 10 to the power minus 6 टेस्ला के बराबर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, इसके बाद अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि कॉपर का वायर है जिसका डायमीटर दिया है 1.6 मिलीमीटर। It carries a current of 20 ampere. Find the maximum magnitude of the magnetic field B due to this current. तो यहाँ डायमीटर पे फोकस किया है, इसका मतलब ये बात कर रहे हैं इस तरह के एक सिस्टम की जहां पे हमारे पास एक वायर है कॉपर का, इसकी डायमीटर है 1.6 मिलीमीटर, यानी मैं कह सकता हूं इसका रेडियस जो है वो कितना है 0.8 मिलीमीटर। अब आप एक बात जानते हैं, यदि इस तरीके का कोई वायर है, सिलिंड्रिकल वायर है, कह सकता हूं सॉलिड सिलिंड्रिकल वायर है, और इसमें करंट जो है फ्लो हो रहा है 20 एम्पियर के बराबर। मैग्नेटिक फील्ड देखें एक्सिस से, यहां से लेकर यहां तक जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बेटा, यहां से लेकर यहां तक मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होता है, यहां से यहां तक मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होता है, और यहां से जब दूर जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होता है। तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड कहां पे मिलेगा आपको? इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जो है मैक्सिमम आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पे मैं एम्पियर सर्किटल लॉ जो है उसका इस्तेमाल करूंगा कि मैं एक यहाँ पे लूप मान लेता हूँ, क्या रेडियस आर का मैं यहाँ पे लूप मान लेता हूँ, 0.8 मिलीमीटर रेडियस का लूप मान लेता हूँ, और इस लूप के लिए लिखूंगा मैं b इंटू इंटीग्रल b डॉट dl। तो कह सकता हूं कि मैं इस वायर की सिमेट्री से कह सकता हूं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे टेंजेंशियल होने वाला है इस एम्पीरियन लूप के लिए, और इस एम्पीरियन लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियल है, और क्योंकि इस एक्सिस से इसकी दूरी हर एक पॉइंट की बराबर है तो मैग्नीट्यूड के बारे में भी कह सकता हूं कि इस एम्पीरियन लूप के हर एक पॉइंट पर जो मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड का वो बराबर होगा। तो यहां लिखूंगा इंटीग्रल ऑफ b डॉट dl में b बाहर आ जाएगा तो आ जाएगा b इंटू इंटीग्रल dl को लिख सकता हूं 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई का मतलब जो करंट इसको क्रॉस कर रहा है इस एम्पीरियंस लूप को, दैट इज द टोटल करंट, दैट इज 20 एम्पियर। उसको यहाँ लिख सकता हूँ, आई लिख सकता हूँ इसको भी, तो आपको b की वैल्यू मिल जाती है मैक्सिमम वैल्यू म्यू नॉट आई बाय 2 पाई r के बराबर। तो ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे आप। म्यू नॉट की वैल्यू कितनी है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, करंट इज 20 डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू r, रेडियस इज 0.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। सॉल्व कर लेंगे, आपको मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा, कितना होगा और कहां पे होगा हमने बता दिया आपको कि यहां पर होगा r डिस्टेंस दूर फ्रॉम द एक्सिस, आपको मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड मिलने वाला है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एक ट्रांसमिशन लाइन है जो कैरी करती है 100 एम्पियर के बराबर करंट। तो व्हाट वुड बी द मैग्नेटिक फील्ड बी एट अ पॉइंट ऑन द रोड इफ द वायर इज 8 मीटर अबव द रोड। रोड सड़क जा रही है और सड़क से 8 मीटर दूर एक ट्रांसमिशन लाइन जा रही है। ट्रांसमिशन लाइन को कह सकता हूं कि एक इनफाइनाइट वायर है, और इस वायर की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आपको बताना है कितना होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला एक इनफाइनाइट वायर के लिए लगा सकते हैं, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i बाई r। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कितना होता है 10 रेज़ टू द पावर माइनस 7 इंटू 2 इंटू करंट इज 100 डिवाइडेड बाय r विच इज 8। तो बन जाएगा आपके पास 4, या जाएगा 25, आपको मिल जाएगा 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 टेस्ला के बराबर मैग्नेटिक फील्ड इस रोड के किसी पॉइंट पर एग्जिस्ट कर रहा होगा। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जो 1 एम्पियर का करंट उसमें से पास होता है और वो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ भी है और करंट कैरिंग वायर भी है जो खुद मैग्नेटिक फील्ड अपना जनरेट करेगा। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, वो दिया है आपको 10 टू द पावर माइनस 5 टेस्ला के बराबर। करंट इसमें 1 एम्पियर के बराबर जनरेट होता है। तो आपको बताना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। देखिए रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है कि जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और जो वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, उन दोनों का वेक्टर समीशन इज कॉल्ड रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। तो वो आपको बताना है P और Q पॉइंट पर कितना कितना होगा, बोथ सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर एट द सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो भाई ये देखो पॉइंट P पर पहले मैं निकालता हूं, ये डिस्टेंस आपको दे रखी है R के बराबर। तो P पॉइंट पर इस वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो होगा हमारी तरफ, यानी कि
इस तरफ, ये B ड्यू टू वायर है, BW है। मैं इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखना चाहता हूं इस वायर की वजह से, तो अपने जो थंब है इसको यहां प्लेस करिए करंट की डायरेक्शन में, और अपना जो गोरा वाला पार्ट है वो देखिए किस तरफ है। ठीक है, मैं इधर आ जाता हूं, तो देखिए बेटा इस तरफ है, इस तरह से अंदर की तरफ जो है मैग्नेटिक फील्ड है, तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे वायर की वजह से। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अभी भी बाहर की तरफ है, यहाँ भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है। तो यदि टोटल मैग्नेटिक फील्ड की यदि बात करूं तो मैं P पॉइंट पर बात कर रहा हूं, पॉइंट P पर नेट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर प्लस मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल। वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I बाई आर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I बाई आर प्लस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तो पता ही है, ये कितना आ जाएगा आपके पास 10⁻⁻⁷ इंटू 2 इंटू करंट कितना है 1 डिवाइडेड बाय आर, आर इज 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर का मतलब 2 इंटू 10⁻⁻² प्लस मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल 10⁻⁻⁵। सॉल्व करिए इसको, 2 से 2 गया, ये गया आपके पास -5, तो आपको मिल जाएगा 2 टाइम्स 10⁻⁻5 टेस्ला के बराबर मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, बिकॉज दोनों ही सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। अब बात करें आपके मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट B, Q इज इक्वल्स टू, आप लिख सकते हैं दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, सो B आपके पास वायर की वजह से जो है माइनस B एक्सटर्नल की वजह से जो है, दोनों ही आपस में बराबर आ रहे थे। देखिए यहाँ भी 10⁻⁻5 मिला था, यहाँ भी 10⁻⁻5 मिला था, इसलिए 2 टाइम्स 10⁻⁻5 लिख दिया था। अब ये माइनस हो रहे हैं तो मैं कह सकता हूँ आंसर आएगा 0 के बराबर। तो Q पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू 0 के बराबर होगा। ठीक, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन मैं आपको दिया है कि एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जिसका रेडियस है r के बराबर और वो कैरी करता है करंट एंड इट इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B पॉइंटिंग वर्टिकली अपवर्ड। The current is uniformly distributed over its cross section. At what points will the resultant magnetic field have maximum magnitude? तो इस सवाल को हमें सॉल्व करना है, इसका पहला पार्ट। तो पहले आप एक हॉरिजॉन्टल वायर बनाएंगे जिसकी लेंथ जो है काफी ज्यादा है, इसका मतलब है कि इनफाइनाइट वायर की तरह से ट्रीट करना है। अब इस वायर में जो करंट है वो इसके क्रॉस सेक्शन एरिया में से जा रहा है, यानी कि करंट इसमें जा रहा है, इस तरीके से करंट है इस तरीके से, और मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में एग्जिस्ट करता है एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे मैं बना देता हूं, कुछ इस तरीके से है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी एक्सटर्नल। तो आपको बताना है कि इस वायर की वजह से, वायर में करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा और ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, इन दोनों का जो समीशन होगा, वो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कितना हो सकता है। तो आप यहां जानते हैं कि यदि वायर में करंट इस तरीके से है, वायर में करंट इस तरीके से है, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरीके से होने वाला है, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे एग्जिस्ट करने वाला है। तो मैं कह सकता हूं यहाँ पे कि ये जो रिंग मैंने बनाई है, ये जो मैंने रिंग बनाई है जिसका एक्सिस और इस वायर का एक्सिस सेम है, इस रिंग के सबसे राइट वाले जो पॉइंट है, सबसे जो राइट वाला पॉइंट है वहां पर, राइट नहीं लेफ्ट वाला पॉइंट जो है यहाँ पर, इस लेफ्ट वाले पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वायर की वजह से वो अपवर्ड डायरेक्शन में है और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट विल बी द समीशन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्लस बी एक्सटर्नल प्लस बी ड्यू टू वायर। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कितना है, कांस्टेंट है, ये बी के बराबर है, और जो वायर की वजह से मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है वो जस्ट स्मॉल r डिस्टेंस से ही होगा। तो यहां लिखूंगा मैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I बाय r के बराबर। तो ये आपके पास मैक्सिमम नेट मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलने वाला है। एक बार और डायग्राम में आपको दिखा देता हूं किस तरीके से है। ये आपके पास जो है वायर है और वायर में जो करंट है वो फ्लो हो रहा है, लेट्स से इस तरीके से करंट फ्लो हो रहा है। तो इस तरीके से करंट यदि फ्लो होगा तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है इस वायर की वजह से वो इस तरीके से होने वाला है। ये करंट ऐसे है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा नीचे, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा ऊपर, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा लेफ्ट, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा राइट। और एक्सटर्नल जो मैग्नेटिक फील्ड है
वो ऊपर की तरफ है। इस तरह से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। तो मैं कह सकता हूँ इस पॉइंट पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट विल बी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एक्सटर्नल एजेंट। तो इन दोनों का जो समीशन है आप यहाँ पे कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि ये मैक्सिमम कब होगा, ये मैक्सिमम कब होगा जब ये सर्कल जो है स्मॉल r रेडियस का बनेगा, यानी कि इस सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैक्सिमम आपको मिलने वाला है। ठीक, तो आपका आंसर आ जाएगा ये b प्लस म्यू नॉट अपॉन 4π2I/r के बराबर। अब आपसे पूछा है सेकंड पार्ट में व्हाट विल बी द मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। तो मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड कब होगा जब आप जानते हैं कि इस वाले एंड पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वायर की वजह से वो नीचे की तरफ है और यहाँ पे जो है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है। इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है वायर की वजह से नीचे की तरफ और एक्सटर्नली ऊपर की तरफ है। तो मैं नेट मैग्नेटिक फील्ड कह सकता हूँ यही मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड के बराबर होगा। बी मिनिमम इज इक्वल्स टू एक्सटर्नल बी माइनस म्यू नॉट I/2r के बराबर, या म्यू नॉट अपॉन 4π2I/r भी लिख सकते हैं, बात बिल्कुल समान है। तो ये मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी और ये 0 के बराबर हो सकता है। ठीक है, ये 0 के बराबर हो सकता है, 0 के बराबर हो जाएगा जब b की वैल्यू जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, म्यू नॉट I/2r के बराबर, या कह सकता हूँ r की वैल्यू हो जाएगी आपके पास म्यू नॉट I/2b के बराबर। तो इस डिस्टेंस पर जो है नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 के बराबर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो है यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन में आपको दिया है कि एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जो करंट कैरी करता है 30 एम्पियर के बराबर और उसको प्लेस किया गया है एक एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 4 × 10⁻⁴ टेस्ला के पैरेलल टू द करंट के। तो आपको बताना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट 2 सेंटीमीटर अवे। तो मैं एक लॉन्ग वायर यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ और उस वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो मैंने आपको दिखाया, यानी कि आप वायर को ऐसे देख रहे हैं तो आपको तो बस ये वाला पार्ट दिख रहा है। और करंट कैसे मानना है, कैसे भी आप मान सकते हैं करंट को। तो मैं मान लेता हूं करंट अंदर की तरफ जा रहा है, यानी कि इस तरफ जो है करंट जा रहा है, इस तरफ अंदर की तरफ इसमें करंट फ्लो हो रहा है वायर में, ये करंट है I। अब हम जानते हैं एक बात कि यदि वायर में करंट ऐसे है तो इस वायर की वजह से इसकी प्रॉक्सिमिटी में, इसकी विसिनिटी में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस सेंस में होता है, इस सेंस में होगा करंट मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी इस सेंस में। इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड नीचे, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इधर, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इधर, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इधर, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड नीचे। ऐसे ही टेंजेंशियल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इसकी विसिनिटी में होता है। अब इस करंट की डायरेक्शन के अलोंग ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट करता है। तो करंट की डायरेक्शन में ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, बी एक्सटर्नल के बराबर इसे मैं कह देता हूं, और वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैं कह देता हूं बी डब्ल्यू के बराबर है। तो आपको बताना है कि 2 सेंटीमीटर दूर वायर के कितना रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो मैं 2 सेंटीमीटर दूर इस वायर के सेंटर से कोई एक पॉइंट यहाँ पे चूज करता हूं। तो मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट चूज किया है, लेट्स से ये वाला पॉइंट चूज किया है जो यहां से 2 सेंटीमीटर दूर है, 2 सेंटीमीटर। अब इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वायर की वजह से वो है इस तरफ बी डब्ल्यू, और इसकी वजह से जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ है बी एक्सटर्नल। तो आप कह सकते हैं कि इस पॉइंट पर 2 मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जो है एक्ट कर रहे हैं, एक है अंदर की तरफ और एक मैग्नेटिक फील्ड है इस तरफ। दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री के बराबर है। तो हम जानते हैं कि जब 2 वेक्टर्स 90 डिग्री पे एक्ट कर रहे होते हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है बताइए। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आप यहां बता सकते हैं दैट विल बी बी एक्सटर्नल का स्क्वायर प्लस बी वायर का स्क्वायर का अंडर रूट। अब इन दोनों की वैल्यू जो आप निकाल लीजिए और आपको रिजल्टेंट मिल जाएगा। तो बी डब्ल्यू में निकाल सकता हूं वायर की वजह से 2 सेंटीमीटर दूर, फॉर्मूला लगाऊंगा म्यू नॉट अपॉन 4π2I/r। तो आ जाएगा आपके पास 10⁻⁻7 into 2 into current which is 30 divided by distance 2 centimeter 2 into 10⁻⁻3। 2 से 2 गया, 3 4 से 3 बार गया तो आपको मिलता है यहाँ से 3 into 10⁻⁻3। 3 into 10⁻⁻3 आपको मिल जाएगा टेस्ला में वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ पे बात करें, कुछ गलती हुई है क्या यहाँ पे, -3 और ये 4 बन जाएगा
और ये 2 सेंटीमीटर दूर है तो 2 × 10⁻⁻² होगा, ये -3 लिख दिया मैंने गलती से, तो एक यहाँ पे पावर ज्यादा आएगी, सो 3 × 10⁻⁴ यहाँ पे आपको मिलेगा। और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किसके बराबर है, 4 × 10⁻⁴ टेस्ला के। तो इन दोनों का रिजल्टेंट आप यदि लेंगे, इस फॉर्मूले में यदि वैल्यू डालेंगे तो आपको मिल जाएगा 345 और 10⁻⁴ एज इट इज रहेगा टेस्ला के बराबर। तो ये नेट मैग्नेटिक फील्ड आपको यहाँ पे मिलने वाला है। डायरेक्शन आप नहीं बता सकते बिकॉज इन्होंने यहाँ पे बताया नहीं है कि 2 सेंटीमीटर दूर इस तरफ है, इस तरफ है, इस तरफ है, इस तरफ है। तो डायरेक्शन जो है नेट मैग्नेटिक फील्ड का उसका कोई सेंस नहीं बनता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड यहाँ पे रेलेवेंट होगा और जो सब किसी भी पॉइंट के लिए सेम होने वाला है 5 × 10⁻⁴ टेस्ला के बराबर।